आज मैं आपको कराने वाला हूं आरएस नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ध्यान रखिए। तो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, देखो थोड़ा सा आपको देखने का तरीका बताता हूं। किसी भी आइसोमेरिज्म को कैसे आप देखें, क्योंकि आज मुझे ये फिनिश करना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो उसमें भी इंटरेस्ट एक डेवलप नहीं हो पाता है कई बार, है ना। तो आज मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, कल जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन ख़त्म करा देंगे तो आपकी आइसोमेरिज्म कल बिल्कुल डन हो जाएगी। फिलहाल जो है हम लोग करते हैं सीक्वेंस ऑफ सीइंग, कैसे आपको सीक्वेंस को देखना है। ठीक है, तो सीक्वेंस को देखने का जो पहला तरीका है वो ध्यान रखना, होमोलोगस चेक करना है आपको कि कहीं होमोलोगस तो नहीं है। मान लो होमोलोगस जो होता है उसको हम आइसोमेरिज्म नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? बेसिकली क्योंकि होमोलोगस में 15/8 से इंक्रीज हो जाता है। होमोलोगस के बाद देखना है आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कहीं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो नहीं है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद ध्यान रखना आपको देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद देखना है आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान रखिएगा सारे बच्चे कि कभी भी हम लोग जो सीक्वेंस देखते हैं वो कुछ इस तरीके से देखा जाता है। सबसे पहले होमोलोगस सीरीज देखिए, कहीं वो तो नहीं है, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो नहीं है, फिर ज्योमेट्रिकल, देन ऑप्टिकल। ये हमारे पास होता है एक देखने का तरीका। चलिए अब देखिए, अगर हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान रखना ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें ये दो तरीके का होता है। एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक असाइन होता है। तो जब हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो उसके रिप्रेजेंटेशन क्या ही होते हैं, ध्यान रखना। जैसे एक रिप्रेजेंटेशन होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन। दूसरा वाला होता है बैज डैश, ठीक है। तीसरा वाला होता है न्यूमैन, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ वाला होता है सॉहर्स। तो मतलब जस्ट ये किसी भी मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंटेशन करने के फॉर्मूले होते हैं। वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। असाइन जो होता है किसका, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, और एक होता है हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एक है हमारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एक है हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमें सीक्वेंस कैसे देखना है। ये सीक्वेंस देखना है सबसे पहले, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो टू टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक होता है रिप्रेजेंटेशन और दूसरे वाले को बोलते हैं असाइनमेंट। असाइन कैसे करते हैं मॉलिक्यूल्स को, तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो फिशर, बैज डैश, न्यूमैन एंड सॉहर्स। और इसमें जो असाइनमेंट के लिए है, एक है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और एक है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम डीएल बोलते हैं, ध्यान रखना। और इसको जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, अब जैसे मान लो डीएल बोल देते हैं, कई बार सिस और ट्रांस बोल देते हैं, और कई बार जो होता है वो ई जेड बोल देते हैं। तो ये जस्ट बेसिकली है क्या है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है, अब देखिए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, बेसिकली एक ही होता है जिसको हम आर एस नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। तो ये आर एस नॉमेनक्लेचर कहाँ से आया, ई जेड वगैरह वगैरह हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ये चीज़ आप लोग जानती हो ऑलरेडी, ये चीज़ आप लोग जानती हो। मैं इस पे चलता हूँ पहले तो थोड़ी देर के लिए, और फिर मैं आर एस नॉमेनक्लेचर पे आता हूँ। मेरा आज काम है आर एस नॉमेनक्लेचर को क्लियर कर देना। ठीक है, देखिए डीएल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जैसे डीएल, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं,
अच्छा ये बताइए कुछ आवाज सुनाई दे रही है? कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा, पहले तो ये बताओ, कहीं ऐसा ना हो इस वीडियो की मेहनत जो है वैसे ही चली जाए, क्योंकि आज कुछ बच्चे तो अपने हिसाब से कर रहे होंगे कि अच्छा 9 o'clock तो ली नहीं क्लास, हम नहीं देख रहे। कोई बात नहीं है, वो तो चलता रहता है, वो आपकी मर्जी है। आ, होती तो हमारी है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं। अब इंटरनेट नहीं आना है तो उसको आना ही नहीं है, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली बस थोड़ी थोड़ी आवाज़ आनी चाहिए। दे रहा है सुनाई? अच्छा ठीक है भैया, सुनाई दे रहा है, बस सुनते रहो। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। तो डीएल में ये हमारा असाइनमेंट का तरीका है। ओ एच को रेफरेंस लिया गया था। अगर ओ एच मान लीजिए राइट हैंड साइड है तो उसको हम डी बोलेंगे। अगर ओ एच कहीं पर लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको हम लोग एल बोलते हैं, ध्यान रखना। ये अगर ओ एच लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको हम एल बोलते हैं। तो अगर किसी का रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या चीज़ है, तो ये हम को रिलेट कर रहे हैं किसी मॉलिक्यूल के साथ लगा करके, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें दो तो आप ऑलरेडी जानते ही हो, ये जीआई में देख लिए थे हमने, ईजेड एंड सिस एंड ट्रांस। अब यहाँ पे डीएल की बात चल रही है, तो डीएल में क्या देख रहे हैं कि अगर ओ एच मान लीजिए राइट हैंड साइड है तो उसको हम डी बोलेंगे। अगर ओ एच लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको हम एल बोलेंगे। जो क्वेश्चन आपके एक आध बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा वो ये होगा कि मान लो अगर कई बार दो ओ एच आ जाएं तो हम कैसे डिसाइड करें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया इस तरीके से, तो आप इसको डी बोलोगे या एल बोलोगे? पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि यहाँ तो एक ही कायरल सेंटर था, एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप थे, बट यहाँ पे कैसे डिसाइड करें? तो बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। जो हाईएस्ट नंबर का कार्बन एटम होता है, अगर इसकी आईयूपीएसी करेंगे, ध्यान रखना, तो इधर से जाएगा वैसे तो आईयूपीएसी, बट अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप से जाते हैं ऊपर से तो 1 2 3, तो हाईएस्ट पोजीशन का ओ OH देखना है आपको। अगर हाईएस्ट पोजीशन पे मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये एल बोला जाएगा। अगर ये हाईएस्ट पोजीशन पर मान लीजिए राइट हैंड साइड है, ये हाईएस्ट पोजीशन पर अगर राइट हैंड साइड है तो इसको हम लोग डी बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक चीज हमारी खत्म हो गई, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ग्लूकोज का एग्जांपल लूं, तो ग्लूकोज ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6, राइट राइट लेफ्ट राइट, ये है, ठीक है। अब आपको कौन सा देखना है? अब इसको मत देखना, ये तो पूरा ग्रुप है, इसको मत देखा करो, इसको देखा करो, है ना। ये CH2OH तो पूरा ग्रुप है, बट ये जो हाईएस्ट नंबर पे वो किधर की तरफ है? राइट हैंड साइड, तो आपको क्या बोलोगे? डी ग्लूकोज, ठीक है। अब मान लो इसी को मैं बात करूं तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये जो हाईएस्ट पोजीशन पे अब बदल दिया, राइट राइट लेफ्ट राइट, ये है ग्लूकोज ही, लेकिन ग्लूकोज के जो 5 नंबर का कार्बन आइटम है उसको चेंज कर दिया गया है, ध्यान रखना, ये वाला चेंज हो गया है, इसलिए इसको बोलेंगे एल कॉन्फ़िगरेशन या एल ग्लूकोज, ठीक है। तो एक हमारे पास कौन सा डी ग्लूकोज और दूसरा वाला कौन सा? एल ग्लूकोज। तो डीएल कहां पे बोलते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं आरएस नोमेनक्लेचर। तो ध्यान रखना जो आरएस नोमेनक्लेचर है, जो आरएस नोमेनक्लेचर है उसका नाम है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, या फिर इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ आरएस तो आप जानते ही हो, सीक्वेंस रूल भी बोल देते हैं, क्योंकि अब रूल करने जा रहे हैं तो सीक्वेंस रूल
या फिर इसको बोलते हैं प्रायोरिटी रूल। ठीक है, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? देने वाले साइंटिस्ट का नाम था, तो 3 नाम होते हैं, SIP। SIP का मतलब होता है कौन, ये सारी चीजें करा रखी हैं सोनाली उसमें, EZ वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे सिस और ट्रांस पूछोगी तो काम नहीं चलेगा। पीछे के सारे वीडियो देखो जितने बार भी आइसोमेरिज्म के हैं, उसमें सारा कुछ हो रखा है ढंग से। तो कौन, इसमें बोलते हैं इनगोल्ड, कॉन इनगोल्ड एंड प्रीलॉग रूल। कॉन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब देखो, CIP रूल बोल लो, या इसके सीक्वेंस रूल बोल लो, या इसको प्रायोरिटी रूल बोल लो, या RS नोमेनक्लेचर बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जो पहले के रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन थे वो केवल कोरिलेट किए जा सकते थे। अब जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो हम कोरिलेट ही कर सकते हैं। मान लो सेम साइड सेम ग्रुप और ये सब। अब 2 ग्रुप से ज्यादा आ रहा है तो EZ नोमेनक्लेचर सारा करा रखा है, वो पीछे की आप देखेंगे तो सब समझ में आएगा। DL मैंने और समझा दिया आपको। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स के रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। एक मॉलिक्यूल्स को कोरिलेट कर रहे हैं भैया, OH आएगा तो OH अगर राइट हैंड साइड में तो D है, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में तो L है। अब ये पता नहीं लग रहा था उस समय कि भैया करें क्या। अब पता लगा OH नहीं है, फिर क्या करोगे? फिर तो कर ही नहीं सकते। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आया हमारे पास RS नोमेनक्लेचर। RS नोमेनक्लेचर चाहे किसी में OH है या नहीं है, किसी में NH2 है या नहीं है, वो सबके लिए वैलिड है। तो सबसे पहले जो अच्छा नोमेनक्लेचर माना गया, जो एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर माना गया, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए जो वैलिड होगा उसको बोलेंगे हम RS नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब देखिए, RS नोमेनक्लेचर को कई सारे नाम से जाना जाता है। ये देने वाले साइंटिस्ट थे, तो इसको हम लोग CIP रूल भी बोलते। अब रूल इसके 5 हैं। 5 रूल अगर आपने ढंग से कर लिए तो आप आसानी से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। नंबर 1, हायर द एटॉमिक नंबर, हायर द एटॉमिक नंबर, हायर विल बी प्रायोरिटी। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, ध्यान रखना, उतनी ज्यादा उसकी प्रायोरिटी आपको देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये जो वर्टिकल है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, इसको फिशर बोलते हैं। फिशर पे मान लो, अभी फिलहाल के लिए एक ही चीज काम करो, दो दो में मत करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। अभी मान के चलो ये कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूल्स है। अब इसका RS नोमेनक्लेचर आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ो, हायर द एटॉमिक नंबर, हायर विल बी द प्रायोरिटी। जितना बड़ा एटॉमिक नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी पे ले जाएंगे। अब इसके हिसाब से इसका एटॉमिक नंबर, मान लो ये NH2 है, ये ऐसे करके नहीं जुड़ा हुआ है और ये कुछ ऐसे करके जुड़ा हुआ है, तो पहले N है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका कितना है 8 है, तो पहली प्रायोरिटी इसको देंगे हम। फर्स्ट इसको दे ली, दूसरी वाली इसको देंगे, तीसरी इसको देंगे और चौथी इसको देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे मॉलिक्यूल्स को, घुमाएंगे, घुमाएंगे इसको। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 से अगर मान लो 4 यहां आ गया तो आपको 4 को बिल्कुल बंद कर लेना है, 1 से 2 पे हमेशा जाना है। ठीक है, रास्ता कौन सा वाला लेना है कि इधर से 1 3 आ रहा है, इधर से 1 2 आ रहा है, हमेशा 1 2 पे जाएंगे। कई बार क्या होगा कि यहाँ 1 के बाद 4 आ रहा होगा, यहाँ पे 3 आ रहा होगा, तो आप उस 4 को बंद कर लेंगे, 4 के रास्ते जाएंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल जा रहा है, तो ये जो है वो क्लॉकवाइज है। जब क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको हम R बोलते हैं, ध्यान रखना, दैट विल बी द R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो, जैसे दूसरा वाला रूल है, हाँ क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज ये हो गया। दूसरा वाला देखते हैं हम लोग, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या करेंगे, कई बार आइसोटोप्स आ जाते हैं। मान लो आइसोटोप्स आ जाते हैं तो उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, फिर हमें मास नंबर पे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर आइसोटोप्स
बी मूव एटॉमिक मास। हम किस पे चलेंगे? एटॉमिक मास पे बात करेंगे, एटॉमिक नंबर पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में कि आर एस नोमेनक्लेचर बताओ, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। सबसे पहले इसको देंगे प्रायोरिटी, मतलब ये 1 प्रायोरिटी पे जाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसको 1 लेंगे। फिर उसके बाद इसका कितना है? 6 है तो इसको 2 लेंगे। अब देखो इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। तो हम जब जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मतलब जो आइसोटोप्स होते हैं, तो हम उनके एटॉमिक मास पे जाते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड प्रायोरिटी वाला रहेगा वो कौन सा रहेगा? थर्ड प्रायोरिटी रहेगा ये, और फोर्थ प्रायोरिटी रहेगा ये। तो अगर मैं मूव कराऊं मॉलिक्यूल्स को, अब देखो 1 से 3 तो कभी जा ही नहीं सकते, 1 से 2 पे होकर के जाएंगे, रास्ता हमारा ये रहेगा। अब आप लोग देख रहे हो क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑलवेज रिमेंबर एस कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एस लिखते हैं। अच्छा, इनके नाम के और थोड़े से मीन्स बताऊं आपको, क्योंकि जैसे मान लो ये आर एस है, तो आर बोलते हैं रेक्टस को, आर इज नोन एज रेक्टस। एस बोलते हैं सिनिस्टर को, मतलब एक होता है रेक्टस, एक होता है सिनिस्टर। उसको बोलते हैं, आर का मतलब होता है क्लॉकवाइज, रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ध्यान रखना, और इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एक है हमारे पास रेक्टस मीन्स क्लॉकवाइज, एक है हमारे पास सिनिस्टर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो रूल नंबर 2 हो गए। रूल 5 करेंगे हम लोग, पांचों आपको समझ में आएंगे। बस जब आवाज थोड़ी सी आपको लगे कि नहीं आ रही है तो आप एक बार बता देना, ठीक है। तो यहां पे 1 2 हो गया। 3 रूल्स देखिएगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला एटम अगर हॉरिजॉन्टल पे आ जाता है, ध्यान से सुनना, फोर्थ प्रायोरिटी वाला एटम अगर हॉरिजॉन्टल पे आ जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिवर्स हो जाता है। मतलब आर आ रहा होगा तो एस हो जाएगा, और एस आ रहा होगा तो आर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इफ फोर्थ प्रायोरिटी at horizontal, in that case configuration will be change, कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज, मतलब आर का एस हो जाएगा और एस आ रहा है तो आर हो जाएगा, ध्यान रखना। ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स में मैंने ऐसा करके दे नहीं रखा, ऊपर वाले में वैलिड नहीं है, नीचे वाले में देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या नया है, देखो इसमें ये नया है कि मान लो ये हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर फोर्थ प्रायोरिटी आ रही है, अब मैं कहूँ आपका इसका आर एस नोमेनक्लेचर करके दिखाओ, तो देखो आर एस नोमेनक्लेचर में क्या होगा कि यहाँ पे करेंगे 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, 8 है, इसका 7 है, तो इसको करेंगे 2, और इसको करेंगे 3, और इसको करेंगे 4। मैंने आपसे कहा था कि आपको 1 से 2 पे जाना है ऑलवेज। अब 2 कई बार 2 नहीं आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, है ना, कुछ और आ जाएगा, तो 4 के रास्ते जाना है। लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 1 से 2 पे जाओ केवल। तो आप क्या कर रहे हो, ऐसे करके कर रहे हो। तो ये क्या है, बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन देखो ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल पे, तो इसको बोलेंगे बेसिकली आर। मतलब एस था लेकिन एस नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रही है, इसलिए जो इसका राइट कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आर। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। समझ में आई बात, ये ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है भैया, ऐसे बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया हमारे पास रूल नंबर 3।
अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये है, मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो उनको तोड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पर ऐसे करके आ गया, कोई एटम ये है, तो जितना डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसको डबलिंग बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है उसको ट्रिपलिंग बोलते हैं। तो हमारे पास है क्या, सिंपल वे में समझना है आपको, ज्यादा बहुत भगदड़ नहीं मचानी है कि बहुत ज्यादा बड़ा सीखना है। यहाँ एक बॉन्ड तोड़ना है क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। एक बॉन्ड तोड़ोगे तो जो अपोजिट एटम्स को जोड़ देना है, मतलब ए के लग जाएगा बी और बी पे लग जाएगा ए। मान लो हमारे पास ये है, तो हमने एक बॉन्ड तो लिख ही लिया, इसमें 3 बॉन्ड है, यानी कि आपको 2 बार लिखना है, अपोजिट में लिखना है। मान लो एक बॉन्ड तोड़ूंगा तो यहाँ बी और यहाँ ए ऐसे लिखना है, दूसरा बॉन्ड तोड़ूंगा तो यहाँ दोबारा से बी और यहाँ दोबारा से ए लिखना है। इसको बोलते हैं बॉन्ड को कैसे ब्रेक करें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके एग्जाम में ऐसा करके क्वेश्चन आ गया, अब हमें प्रायोरिटी देनी है, तो अब हम किसको माने भाई। अब कोई बच्चा आईयूपीएसी रूल को लगा रहा है। आईयूपीएसी क्या रूल है कि भाई डबल बॉन्ड पहले लो फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे हम लोग को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का देखना है क्योंकि आरएस नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, सिंपल सी बात है, ये एक बॉन्ड तो यहां रखो ही रखो, एक हाइड्रोजन रखो। अब ये 3 बॉन्ड है, तो पहले मैं एक को तोड़ता हूं, तो जब एक को तोड़ूंगा तो एक कार्बन, जब मैं अगले को तोड़ूंगा तो एक कार्बन। जब मैं यहां जाऊंगा, ठीक है, कुछ ऐसे कर लूंगा, एक यहां पे है कि कहां पे कार्बन ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड वाले में, इसको हम प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे। क्योंकि देखो एक कार्बन तो डिसाइड नहीं कर रहा है, जब एक कार्बन डिसाइड नहीं कर रहा होता तो हम दूसरे पे जाएंगे। तो इस कार्बन से कितने हैं, ये 2 जुड़े। हाँ जी, गई, देखो दोबारा आ गई। हाँ जी, डन, समझ रहे हो आप लोग। अब देखो, अगर हम इसका आरएस नोमेनक्लेचर करें तो हमारे पास 1 इसको लेना है, 2 इसको लेना है, 3 इसको लेना है और 4 इसको लेना है। तो हमें 1 से मूव करना है 1 से 2 पे, ठीक है, 1 2। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ 3 तो आया नहीं, 4 आ गया, कोई बात नहीं है, 4 को हमेशा बंद रखना है, 1 से 2 के रास्ते होकर के जाना है। ये जो आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एस, बट यहाँ पे चेक करो कहीं हॉरिजॉन्टल पे 4 तो नहीं है। अगर 4 है तो एस का जो राइट कॉन्फ़िगरेशन है वो आर होगा। बात समझ में आई नहीं आई? हेलो, हाँ जी, तो इसका मॉलिक्यूल्स का राइट कॉन्फ़िगरेशन है आर। ये हमारे पास रूल 4 है, मैंने आपको कहा था रूल 5 होते हैं। अब समझिए जरा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 में ये है कि देखो, अभी मैंने आपको जो कॉन्फ़िगरेशन बताए थे वो कितने बताए थे, देखो यहाँ पे, इसको मैंने बताया था आपको एक फिशर प्रोजेक्शन होता है। फिशर प्रोजेक्शन क्या करता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया दूं पहले। मान लो कोई चीज यूं लिखी हुई है, कोई चीज यूं लिखी हुई है, ये करके ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखो, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं बैज डैश। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको बोलते हैं बैज डैश। बैज
बैच का मतलब क्या होता है? सॉलिड। साइंटिस्ट का नाम नहीं है, किसी अंकल जी का नाम नहीं है, ये केवल बैच का मतलब होता है सॉलिड। और एक होता है डैश, डैश का मतलब होता है डॉटेड। समझ रहे हो आप लोग? बैच मतलब सॉलिड और डैश मतलब डॉटेड। ये एटम है आपकी तरफ आता हुआ, इसको बोलेंगे बैच। मान लो डॉटेड है तो पीछे की तरफ जाता हुआ, समझ रहे हो ना? ये जो बैच होता है टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, ये जो डैश होता है अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। तो क्या हुआ यहाँ पे, इसको हमें लेकर के आना है फिशर में। फिशर ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऑलवेज रिमेंबर। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप किसको रखोगे? जो बैज और डैश हैं उनको लाना है ऑलवेज, ये ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे ओ एच यहाँ रख लिया, ये एच यहाँ रख लिया, ये सी एस थ्री ये है, ये जो भी है C2H5 वगैरह आप यहाँ रख सकते हो। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मान लो ये जो इस तरीके से हमने डायरेक्ट ले लिया, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हम लोग आर एस नोमेनक्लेचर निकालते हैं। ज्यादातर आर एस नोमेनक्लेचर निकालने के लिए दो रिप्रेजेंटेशन यूज में लाए जाते हैं, एक का नाम होता है फिशर और दूसरे का नाम होता है बैज डैश। तो अब मैं जो रूल नंबर 5 करा रहा हूं वो रूल नंबर 5 डिपेंड करता है बैज डैश पे। ठीक है, अब ध्यान दो जरा। अब रूल नंबर 5 क्या है, सुनना जरा। मान लीजिए फोर्थ प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी अगर बैज है, फोर्थ प्रायोरिटी अगर बैज है तो ध्यान रखना कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, चेंज दी कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आर आ रहा है तो एस हो जाएगा और एस आ रहा है तो आर हो जाएगा। कब की बात है? अगर फोर्थ प्रायोरिटी बैच पे आ रही है तो की बात है। मान लीजिए अगर हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे आ रही है, नो चेंज, तो ध्यान रखना कोई चेंज नहीं करना है, आर का आर ही रहेगा, एस का एस ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करें, अब देखो जैसे मान लो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई इसका आर एस नोमेनक्लेचर क्या है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी देखेंगे। तो प्रायोरिटी अपनी कौन सी है बेसिकली, देखो नंबर 1 ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसको दे दिया, नंबर 2 इसको दे दिया, नंबर 3 इसको दे दिया और नंबर 4 इसको दे दिया। अब देखो ये वाली कहानी आ गई नहीं आ गई कि 1 से 4 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है। अब आप कैसे मूव ऑन करें? मैंने आपको कहा 4 आए तो इसको बंद कर लो, 4 के रास्ते होकर के 2 पे पहुंचना है, आपका काम ये। अब हमने इसको ऐसे करेगा तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है। अच्छा आप देख रहे हो ये फोर्थ प्रायोरिटी किस पे आ रही है? डैश पे। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे आ रही है तो कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये एस होगा कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आई बात नहीं आई? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा बेसिकली एस, क्योंकि ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें कि इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इस मॉलिक्यूल का होगा 1 2 3 एंड 4। आपको क्या करना है? 1 से 2 पे जाना है। किसके रास्ते होके जाना है? 1 से 3 होकर के कभी नहीं जाना, 1 से 2 होकर के जाना है, 1 से 4 होकर के जाना है। तो आपने इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे किया, मैंने क्या कहा? 4 को बंद कर लिया करो, 1 से 2 पे जाया करो। तो जब आप ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर रहे हैं तो उसके केस में हो क्या रहा है? यहाँ फोर्थ प्रायोरिटी बैच पे आ रही है तो इसका होना चाहिए था एस, बट आएगा आर, ऑलवेज रिमेंबर।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी कि अब हमारे पास RS नोमेनक्लेचर भी डन हो गए। मेरा काम है रेगुलर पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना, ठीक है ना। रही बात टाइम की, तो टाइम का तो मैंने आपको बता ही दिया। जो चीज़ें मेरे हाथ में होती हैं वो मैं कर सकता हूँ, जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती हैं मैंने वो टेंशन लेना छोड़ दिया है। मैं सोचूं भैया 9 बजे नहीं हुआ तो 9 बजे नेट नहीं था तो मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं। अब आपका काम क्या होना चाहिए, जितना आपने पढ़ना है उतना ढंग से पढ़ो, ठीक है। और वो पढ़ाते रहेंगे, अपना बेस्ट देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। आप अपना बेस्ट दीजिए, ये पहली प्रायोरिटी है। अब इसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, जिससे मुझे आइडिया लगे कि आप सारे बच्चे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। दूसरी वाली बात है कि ऑलवेज रिमेंबर, स्टीरियो सेंटर में या स्टीरियो केमिस्ट्री में या स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डीएल अलग हो सकते हैं, आरएस अलग हो सकते हैं, बट आईयूपीएसी नेम हमेशा ऑलवेज सेम रहेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, आईयूपीएसी नेम सेम रहेंगे। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? मतलब डीएल अलग हो सकते हैं, आरएस हो सकते हैं अलग, ईजेड हो सकते हैं अलग, सिस ट्रांस अलग हो सकते हैं, बट यहां पे जो आईयूपीएसी नेम होगा ऑलवेज रिमेंबर वो एक ही होगा दोनों का। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं कि आप लोगों ने कितना कर रखा है या कितना आपको समझ में आया। चलो देखते हैं, क्वेश्चन है काफी सारे। चलिए अब बताइए इसका आरएस नोमेनक्लेचर क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का आरएस नोमेनक्लेचर क्या होगा। हाँ जी चलो सही है। देखो इसका अगर हम आरएस नोमेनक्लेचर करें तो इसका एटॉमिक नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये प्रायोरिटी है। इसको अगर हम ये ले जाएं तो हमारे पास एस कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, तो हम लोग इसको बनाएंगे एस, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लो इसका मिरर इमेज देखें, इसी का मिरर इमेज देखें, तो इसकी मिरर इमेज कैसे दिखेगी वो भी बता देता हूं, क्योंकि मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आपके कॉन्सेप्ट बनाना। बाकी कोई बच्चा कहे जी मुझे, बार बार आप देखोगे तो चीजें आपको बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी, पहली बार देखोगे थोड़ा सा लगेगा क्या कर रहे हैं। अब मान लो इसका हमने क्या किया, इसको मिरर में देखा तो हमें ये जो Cl है वो इधर दिखाई देगा और ये जो H है वो इधर दिखाई देगा, बाकी जैसे है वैसे ही रखेगा। अब मान लो मैं मिरर इमेज बना के इसका कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो मैं इसको क्लॉकवाइज करूंगा तो इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या बन गई, R, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए सेकंड का आंसर बताइए, सेकंड का आंसर क्या होगा आरएस नोमेनक्लेचर। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है जैसे मैंने रूल बताया। अब देखो चलो आप लोग बनाओगे, मैं बता देता हूं। 1 इसको ले लेते हैं, 2 इसको ले लेते हैं और 3 इसको ले लेते हैं और 4 इसको ले लेते हैं। अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश में है तो कोई चेंज नहीं होगा। 1 से 2 पे जा रहे हैं हम लोग, ऐसे करके गए, ये क्लॉकवाइज है, यहां से घुमाऊंगा यहां से घुमाऊंगा, सब कुछ क्लॉकवाइज है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे ये बैज में नहीं है, बैज में होता तो मैं कुछ चेंज करता। ये आर है तो आर ही रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर इसका आईयूपीएसी नेम करना चाहो आप लोग तो 1, 2 एंड 3, तो इसको बोलेंगे आईयूपीएसी नेम के केस में R, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, R, 1 ब्रोमो, प्रोपेन नल, प्रोपेनॉल, कितना प्रोपेनॉल 1, तो इसका ये आईयूपीएसी नाम होगा R, 1 ब्रोमो प्रोपेनॉल। अब इसका आरएस नोमेनक्लेचर करें तो देखो इसमें क्या हो रहा है, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा एंड 4 ये रहा। तो हम लोग मॉलिक्यूल्स को कैसे घुमा रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज।
लेकिन आर होना चाहिए था, बट है क्या, यहाँ पे जो है ये फोर्थ प्रायोरिटी बैच में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा, इसका एस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपका। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर किसको बोलते हैं, ए कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप। अब यहाँ ये CH2CH3 लगा हुआ है और यहाँ CH3 लगा हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, 1, इसके बाद 2 इसको देंगे और 3 इसको देंगे और 4 इसको देंगे। अब मॉलिक्यूल्स को घुमाओ, 1 से 2 पे जाना है, किस रास्ते होके जाना है, 4 के रास्ते होकर के 1 से 2 पे जाना है। हो क्या रहा है, ये हो ये रहा है कि ये क्लॉकवाइज मॉलिक्यूल घूम रहा है, बट आपको ये चेक करना है कि कहीं फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहीं बैच पे तो नहीं है, तो ये बैच पे है, मतलब यहाँ पे ये जो हो जाएगा वो एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, मान लो मैं इसका IUPAC आपसे पूछूं कि बताओ भाई इसका, अच्छा यहाँ पे कोई है नहीं, कायरल सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे इसका नाम होगा 1 2 3 4, इसका नाम है बेसिकली, ये आर हो रहा था लेकिन एस हो जाएगा, 2s, फिर ब्रैकेट में 2 मॉलिक्यूल्स पर 2s, 1 ब्रोमो, नहीं सॉरी 2 ब्रोमो, ऐसे लिख रहे थे 1 2, तो 2 ब्रोमो, इसका IUPAC नेम समझा रहा हूं, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नेम होगा। ऑलवेज रिमेंबर। चलो अब 5th वाला देखते हैं। हेलो, हाँ, अब देखो 5th वाले में क्या होगा बेसिकली कि एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये। अब इसमें देखें तो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे 1, यहाँ पे हो जाएगा ये कार्बन पे 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। अब 1 से 2 पे जाना है, तो 1 से 2 पे कैसे जाओगे आप, इस रास्ते से होकर के, तो 1 2, अब ये हो क्या रहा है बेसिकली क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज ही रहेगा, आर ही रहेगा। दूसरा, इसको अगर हम देखें, इसके कॉन्फ़िगरेशन से अगर देखें तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, 1 इसको देंगे, दूसरी प्रायोरिटी इसको देंगे, तीसरी इसको देंगे, फोर्थ इसको देंगे, तो देखो ये मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे घूमेगा, तो यानी कि ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी किस पे है, बैच पे, इसलिए कैसा हो जाएगा ये एस। तो हम अगर इसका IUPAC करें तो ऐसे लाना है हमें 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो देखो इसमें लिखेंगे 2R 3S, 2R 3S, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन, ये हमारा इस तरीके से IUPAC नेम होगा। ऑलवेज रिमेंबर। अब देखिए मान लो 2 कार्बन पे आ जाए तो कैसे करें, पहले तो एक कार्बन का लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, 1 दिया इसको, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया और इसको 4 दी। अब ये हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से हमें 2 जाना है, तो ये क्लॉकवाइज है, बट यहाँ पे होगा क्या, ये फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, इसलिए इसका हो जाएगा एस। तो ऐसे जाएंगे IUPAC 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एस ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल, ये इसका IUPAC नेम होगा। ऑलवेज रिमेंबर। अब देखो 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 कायरल तक मैं आपको सिखा देता हूं, फिर आपको देखना है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, एक ये है एक ये है, तो सबसे पहले इसका देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 जाएगा और यहाँ कार्बन कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन कार्बन, ये डिसाइड नहीं कर रहा है, लेकिन इस कार्बन के आगे क्या है, ब्रोमीन है, तो हम कैसे करेंगे, इसको देंगे दूसरा, इसको देंगे तीसरा और इसको देंगे चौथा, तो हमारे पास 1 से जा रहा है 2, यानी क्लॉकवाइज, बट यहाँ एस है, तो 2s,
इसका करेंगे तो 1 इसको देंगे, 2 ऊपर वाले को देंगे और 3 नीचे वाले को, 4th यहाँ पे। तो 1 2 ऐसे करेंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज 3R। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अगला वाला क्वेश्चन चलो देखो, इसमें जाओगे तो ये कायरल सेंटर है, इसको 1 दिया, इसको हम 2 देंगे, इसको 3 देंगे और इसको 4 देंगे। तो 1 से 2 पे होते हुआ तो हमारे पास 1 2 यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन यहां क्या हो जाएगा 2 बेसिकली 2R। ठीक है, क्योंकि 4th प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, यहां पे कैसे देखेंगे 1 2 हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। तो 1 से 2 पे ऐसे करके जाना है। तो ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर। यहां पे अगर हम देखें, हेलो चलो आ रही है वॉइस, ठीक है। देखो यहां पे अगर हम देखें तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और ये 4 हो गया। तो हमारे पास क्या है, 1 से 2 पे जाना है हमें, 4 के रास्ते होकर के जाना है, ध्यान रखना। तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ही रहेगा। लेकिन इसमें नया ही है, नया एक चीज सिखा रहा हूं बस इसी में। चलो इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो, अभी मैं करवाऊंगा। जब तक इसमें मीजो देख लेते हैं। ये क्या चीज है, मीजो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये मीजो है, ऑलवेज रिमेंबर। ये इनेंशियोमर है, ये भी ध्यान रखना। ये हमारे पास मीजो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एकाइरल भी बोल सकते हो आप, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बोल सकते हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये अपने पास मीजो नहीं है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है। तो मीजो नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर। प्लेन ऑफ सिमेट्री तब आती जब एक ही तरफ OH OH होते, ध्यान रखना। ये तो सेम होते ही, लेकिन इसके एक तरफ से OH OH होते। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें, देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है मीजो, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि यहां पे कायरल सेंटर होगा, इसको बोलेंगे कायरल। अब देखो इसकी अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होगा हमारे पास, मीजो। यहां पे अगर देखें तो ये क्या है, इनेंशियोमर। अगर यहां देखें तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मीजो। और यहां देखें तो यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये होगा इनेंशियोमर। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, 2 इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला हूं अभी। एक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालें। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू होता है 2 की पावर n। तो मतलब यहां कायरल सेंटर अगर 1 होगा, ये है, तो ये जो n है वो क्या है, कायरल सेंटर। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। एक विशेष चीज जो आपको बताने वाला हूं वो ये है, इसमें मान लो कि हमारे पास 4th प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन में आ गया। प्लेन मतलब ना बैज में आ रहा ना डैश में आ रहा है, तो क्या करें। तो उसके लिए रूल ये है कि पहले प्रायोरिटी सेलेक्ट कर लो, 1, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो इसको कैसे डिसाइड करें RS नोमेनक्लेचर में। तो हम इसको ऐसे लिख लो आप लोग कि ये जो 4th है, 4th को यहाँ बीच में लिखो, 2 को यहाँ लिखो और 3 को यहाँ लिखो और 1 को यहाँ लिख लो। ठीक है, तो ये चीज है, मतलब जो आपके पास है, क्या 1 मिनट यूं कहें इसको, वो ज्यादा सही रहेगा कि 4th को 4th यहां रखे रहने दो और 1 को ऐसे लिख लो। ठीक है, अब इसको 120 डिग्री से घुमाना है, 120 डिग्री से इसको घुमाना है। जब मॉलिक्यूल को 120 से घुमाओगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये 2 यहां आ गया, अब ये 3 इसके प्लेस पे पहुंच जाएगा
और फोर्थ जो है वो इसके प्लेस पे पहुंच गया। ठीक है, अब इसको हमें फ्लिप करना है। फ्लिप मतलब मॉलिक्यूल को घुमाना है, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे लाओ, इसको भी ऊपर ले जाओ। अब ये जो नीचे आएगा वो ऐसे करके हो गया, फोर्थ यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया और 2 ऊपर चला गया और ये 3 भी ऊपर चला गया। थोड़ा सा इसको इसके फोर्थ को 1 के प्लेस पे ले आना है। अब देखो मॉलिक्यूल को नंबरिंग करो 1 2 3, ठीक है, तो मॉलिक्यूल कैसे जा रहा है 1 से 2 पे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एस। ठीक है, ये थे आपके आरएस नोमेनक्लेचर। अब इसको पढ़ना, थोड़ा समझना और प्रैक्टिस करना, नहीं हो तो पूछना। ठीक है, थैंक यू सो मच।